चुनाव के दौरान नेता जनता को लुभाने के लिए अक्सर नए नए पैंतरे अपनाते हैं। कोई पैदल मार्च निकालता है तो कोई रथ यात्रा निकालता है। राजनीति में पहली बार रथ यात्रा की शुरुआत पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने की। साल था 1988। बीपी सिंह बेफोर्स घोटाले के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठा रहे थे। इस दौरान उनका साथ दिया चौधरी देवीलाल ने। वे एक मेटाडोर में सवार होकर किसानों के बीच गए और अपनी बात रखी। इस मेटाडोर को नाम दिया गया था क्रांति रथ और इस यात्रा को नाम दिया गया था क्रांति रथ यात्रा। नतीजा यह हुआ 1989 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 543 में से सिर्फ 197 सीटों पर सिमट गई। रथ यात्रा को चलन में लाने का श्रेय जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को। बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने एक और रथ यात्रा निकाली। इसे नाम दिया गया था स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, जिसका मकसद था राम मंदिर का निर्माण। 25 सितंबर 1990 के गुजरात के सोम मंदिर से लाल कृष्ण आडवाणी ने मेटाडोर पर सवार हुए जो अयोध्या जानी थी। हालांकि इससे पहले ही बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। रथ यात्रा अधूरी रह गई और इसके साथ ही बीपी सिंह सरकार का कार्यकाल भी अधूरा रह गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। रेडियो 60 to 70 के दशक में मनोरंजन का बहुत अलग अलग जरिया था और उसमें एक प्रमुख जरिया था रेडियो। रेडियो ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई थी। 1942 में महात्मा गांधी के करो या मरो का नारा देने के बाद आंदोलनकारियों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान अखबारों पर भी पाबंदियां लगा दी गई। 9 अगस्त 1942 को कुछ युवा कांग्रेस समर्थकों ने एक बैठक की जिसमें अखबार की जगह रेडियो का इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। इंग्लैंड से टेक्नोलॉजी सीखकर आए नरीमन अवराबाद प्रिंटर ने ट्रांसमीटर बनाया और कांग्रेस कार्यकर्ता उषा मेहता ने प्रसारण की कमान संभाली। रेडियो स्टेशन का नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण केवल 28 दिन तक चला। पुलिस ने 12 नवंबर 1942 को छापा मारकर कांग्रेस रेडियो के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चाहे पीएम मोदी की मन की बात हो या छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का लोकवाणी शो, 80 दिन के अंदर क्रांति लाने वाला रेडियो आज भी देश की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। चरखा 1862 के दौरान ब्रिटिश में 67% कॉटन बेहद सस्ते दाम में भारत से मैनचेस्टर भेजे जाते थे। वहाँ की मशीनों से बनकर आने वाले कपड़े सस्ते थे, जिससे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि भारत में हैंडलूम मार्केट सिमटने लगा, क्योंकि उस समय का समय था जब ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था और वहाँ पर लोगों की जगह पर बड़ी बड़ी मशीनें अब काम करने लग गई थी। हैंडलूम वर्कर्स की परेशानी को देखते हुए महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अभियान चलाया, जिससे सबसे जरूरी टूल बन गया चरखा। गांधी ने लोगों को चरखे से बनी खादी वस्त्र पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे न सिर्फ हैंडलूम वर्कर्स को रोजगार मिला बल्कि स्वदेशी मूवमेंट की नींव भी पड़ी। 1921 में महात्मा गांधी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए विदेशी कपड़ों की होली जलाई। भारत पर शासन करते वक्त अंग्रेजों ने लोगों पर साल टैक्स लगाया था, जिसके तहत किसी को भी नमक बनाने और बेचने की इजाज़त नहीं थी। ब्रिटिश सरकार नमक पर भी भारी टैक्स वसूलती थी। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को 11 मांगों के साथ एक लेटर लिखा। इसमें साल टैक्स पर रोक लगाने की मांग की। इससे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इसके बाद 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसे डांडी मार्च का नाम दिया गया। डांडी मार्च की शुरुआत 80 लोगों के साथ हुई थी। लगभग 386 किलोमीटर की मार्च के डांडी पहुंचने तक इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके थे। डांडी में समुद्र किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाया और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। आगे चलकर यह एक बड़ा नमक सत्याग्रह बन गया। हजारों लोगों ने नमक बनाया और बेचा। कमल का फूल और रोटी। भारत की आज़ादी के लिए कई तरह के आंदोलन चलाए गए। इसके लिए भी चरखे को भी कभी नमक को हथियार बनाया गया। 1857 की क्रांति के दौरान ही ऐसा हथियार था कमल का फूल और रोटी। फरवरी 1857 में एक अनोखे अभियान का आगाज हुआ। पूरे भारत में रात के समय घरों और पुलिस चौकियों में हजारों रोटियां बांटी जाने लगी। जिन लोगों के घर पे रोटियां पहुंचती वो ऐसी ही और रोटियां बनाकर दूसरे घरों में बंटवाते। इसके बाद नाना साहब के रणनीतिकार तात्या टोपे के दूत हर छावनी में कमल के फूल लेकर गए। कमल की यह विशेषता कि इसमें पंखुड़ियों की संख्या बराबर होती थी। पंखुड़ियां टूटने के बाद छावनियों से वापिस आई। डंठलों से साफ हो जाता था कि वहां पे कितने फौजी क्रांति में शामिल हुए। इस पूरे अभियान का मकसद अंग्रेजों पर मानसिक रूप से दबाव बनाना था। रोटी और कमल बांटने की सूचना पर ब्रिटिश अधिकारियों में दहशत फैलने लगी। देश भर से करीब 90,000 पुलिसकर्मी इस अभियान में शामिल थे। खास बात यह थी कि वह उस समय ब्रिटिश खतों से ज़्यादा तेजी से रोटियां लोगों के घर पहुंच रही थी। यही बात अंग्रेजों को
खास तौर पर विचलित कर रहे हैं। दरांती और हथौड़ा 1917 से लेकर 1923 तक चले रूसी क्रांति या रशियन रिवॉल्यूशन के समय से हथौड़ा और दरांती कम्युनिज्म या साम्यवाद का प्रतीक रहा है। रूसी क्रांति के बाद धीरे धीरे इसे आंदोलन और प्रदर्शकों ने अपनाया। इसमें हथौड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का प्रतीक, जबकि दरांती किसानों के चिन्ह के तौर पर लिया गया। दरांती हथौड़े को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल टूल कहा जाता है। मेरिडी मोल्डोवा से लेकर केरल तक सभी कम्युनिस्ट पार्टी हथौड़े और दरांती का इस्तेमाल अब चुनाव चिन्ह के रूप में करते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल टूल्स के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।